हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पदार्थ विज्ञान की। विज्ञान जो होती है भाई, क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में अपन अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले इसमें होता है पदार्थ विज्ञान जो होता है उसके शब्द की निरुक्ति बता रखी है। उसके बाद उन्होंने लक्षण बता रखे हैं। उसके बाद पदार्थ विज्ञान की संख्या, आयु के लक्षण, आयुर्वेद के लक्षण, सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में बता रखा है, सिद्धार्थ के भेद और ये सारी चीज़ें इस फर्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो पदार्थ शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है भाई। सबसे पहले अपन देखते हैं जो लिख रखा है कि पदार्थ की व्युत्पत्ति। इसमें पदार्थ शब्द को दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है, पद और अर्थ। पद का मतलब होता है कोई शब्द या अक्षर होता है ना। दूसरा लिखा है उन्होंने अर्थ। अर्थ क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो ज्ञान करने वाली जो चीज़ होती है उसको अपन अर्थ कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें कि पदार्थ विज्ञान के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परिभाषा दे रखी है, जिसका अपन देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले चक्रपाणी ने बोला है पदार्थ, इसमें लिखा है कि पद के जो अर्थ होता है ना उसको अपन पदार्थ कहते हैं। ये बात लिखी है उन्होंने चक्रपाणी ने। दूसरा उन्होंने लिखा है सब पदार्थ के अकॉर्डिंग कि यथार्थ ज्ञान के विषय को अपन पदार्थ बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ये वाला याद करना है ना, सुश्रुत का भी एक बार याद करना है तुम लोगों को। सूत्र या पद के जो अर्थ होता है उसको ही पदार्थ बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पदार्थ के लक्षण। लक्षण में ये होता है 3 टाइप होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अस्तित्व, ज्ञत्व और अभिधेयत्व। अब इसमें ये क्या होता है कि जो अस्तित्व होता है, अस्तित्व का मतलब होता है कि पदार्थ की सत्ता होती है, उसके होने का भाव होता है, उसको बोला है अस्तित्व। दूसरा होता है ज्ञत्व। ज्ञत्व का मतलब ये होता है कि जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके, उसको अपन ज्ञत्व बोला है। और अभिधेयत्व का मतलब होता है कि पदार्थ के नाम अथवा संज्ञा दी गई है। फिर टॉपिक आया है, देखा था अपने पदार्थ की संख्या। अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग, अलग अलग मत के अकॉर्डिंग पदार्थ की क्या संख्या होती है वो अपन देखते हैं आगे। उन्होंने सुश्रुत के अकॉर्डिंग सबसे ये पूछता है वाइवा में ना भाई, याद कर लेना कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग पदार्थ की संख्या कितनी होती है, असंख्य होती है। चरक के अकॉर्डिंग मेनली 2 टाइप होते हैं, सत और असत। सत वो जिसके अंदर भाव होता है और असत वो जिसके अंदर भाव नहीं होता है। दूसरा उन्होंने 6 टाइप वाला जो बहुत बता रखा है ना भाई, वो होता है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, क्रम, समवाय। वैशिष्ट जो दर्शन है वो तुम्हारे बाद में आएगा। उसके अकॉर्डिंग पदार्थ की जो नंबर है वो 6 नंबर के बता रखे, वो चरक वाले से बता रखे। इसके अलावा अपन आगे देखते हैं कि सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग 25 तत्व बता रखे हैं। ये याद करना है ना भाई, पूछता है। बाकी तो इनमें से अगर जैन दर्शन वगैरह नहीं पूछता है, जैन का योग का कर लेना, 26 द्रव्य होते हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद चीज़ आती है कि आयु की बात करते हैं ना, आयु होती क्या है। आयु के लक्षण बता रखे सबसे पहले। ये वाला कोटेशन याद करना है ना, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग दारी जीवितम नित्य च अनुबंध च प्रय आयुरुच्यते। इसका मतलब ये होता है कि शरीर, इंद्रिय और मन और उसके साथ मिलकर आत्मा मिलके उसका सहयोग होकर उसको अपन आयु बोलते हैं। तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन सारी चारों चीज़ों का जो योग होकर होता है ना, उसको आयु बोलता है। और आयु के इसके बाद जो है वो पर्याय दे रखे। पर्याय क्या होता है याद करना है ना भाई, तुम्हारे अष्टांग में भी काम आएगा, चरक में भी काम आएगा और पदार्थ में तो आएगा ही आएगा। धारी होता है, ठीक है। दूसरा उन्होंने जीवित बता रखा है, नित्यक बता रखा है, अनुबंध बता रखा है। अब इन सब के जो है वो मतलब पता करते हैं कि क्या क्या मतलब होता है। धारी का मतलब ये होता है कि शरीर का धारण करने वाला। इसका मतलब ये है कि उसको है ना, मतलब सड़ने से बचाने वाला। दूसरा उन्होंने बोला जीवितम। जीवित का मतलब होता है जो प्राणों को जीवित रखने वाला। नित्य का मतलब होता है कि हमेशा गतिशील होता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला अनुबंध। इंपॉर्टेंट है, अनुबंध का मतलब पूछते हैं पूर्व काल के जो जीवन की जो उत्तर काल तक सहयोग जो बांधे रखते हैं ना, उस चीज़ को बता रखा है अनुबंध। नेक्स्ट उन्होंने बता रखा है आयुर्वेद के लक्षण अकॉर्डिंग चरक। इसमें 4 प्रकार की आयु बता रखी है। आयुर्वेद के लक्षणों में क्या है, आयुर्वेद के लक्षण अलग है, आयु के लक्षण अलग है। ये चीज़ दोनों है ना, कंफ्यूज मत हो जाना कि आयुर्वेद का तुम आयु में लिख मत देना और आयुर्वेद जो आयु के है वो आयुर्वेद में मत लिख देना।
जिसमें 4 प्रकार, जैसे आयुर्वेद बड़ा वर्ड है तो 4 प्रकार की आयु आएगी। आयु छोटा लक्षण है तो उसमें 4 अलग अलग सहयोग आएगा, समझ रहे हो, ऐसे याद कर लेना। अब जिसके अंदर हित आयु, अहित आयु और सुख आयु और दुख आयु, इन सब का जिसके अंदर आयु के लिए जो बढ़िया हित और अहित प्रकार की जो बता रखा है उसको अपन आयु बोला है। बस यही याद करना, और क्या, कोटेशन याद करना ही करना है, तुम्हारे सबको पता ही होगा, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट अपन अगर देखें इसके क्रम में, ये अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग तुम्हें याद करने के अगर कर लो तो बढ़िया ही है। आयु का मेन वाला कोटेशन तुम्हें याद करवा ही रखा होगा अष्टांग हृदय के अंदर। नेक्स्ट अगर देखें अपन, जो थ्योरी होती है सिद्धांत, सिद्धांत क्या होता है इसके लक्षण बता रखे पहले। सबसे पहले परिभाषा बताई उन्होंने कि जो परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षा के विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं, प्रत्यक्ष अनुमान, ऐतिहासिक और उपमान के द्वारा परीक्षा के विषयों को सिद्ध करके उनको स्थायी निर्णय दिया जाता है, उसको अपन सिद्धांत कहते हैं। साधारण सा मतलब ये है, कोटेशन याद करना है ये वाला, समझ लो। सड़क विमान स्थान का है 8वें का, करना ही पड़ेगा ये। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, सिद्धांत होता क्या है। अब क्वेश्चन बनता है भाई, है ना, सिद्धांत की परिभाषा लेते हुए सिद्धांत का भेद का मतलब भेदों को डिस्क्राइब करो, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बड़ा 5 नंबर पे। तो सिद्धांत के भेद होते हैं 4 होते हैं। पहला कौन, स्वतंत्र होता है, परितंत्र होता है, अधिकरण होता है और अप्युपगमन होता है, समझ लो। तो स्वतंत्र सिद्धांत होता है यूनिवर्सल थ्योरी, उसमें ये बता रखा है, अपन आराम से पढ़ेंगे इस चीज़ को क्योंकि पूछता है, क्वेश्चन आता है ना, कि स्वतंत्र सिद्धांत ऐसा सिद्धांत होता है जिसके अंदर विधान मानते हैं या सर्व संपन्न होता है। जैसे रोगों के कारण है, सादे रोगों की चिकित्सा उपाय, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। परितंत्र के अंदर ये होता है, परितंत्र सिद्धांत ऐसा सिद्धांत होता है जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। मतलब किसी ने रसों की संख्या 6 बता रखी है, किसी ने 8 बता रखी है, ऐसे जो चीज़ होती है ना भाई, वो परितंत्र के अंदर अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट देखते हैं अधिकरण। अधिकरण के अंदर क्या होता है, जिस विषय वस्तु का विवरण प्रस्तुत करना होता है उसी विषय के संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। इसमें उदाहरण के थ्रू समझेंगे। कहा जाता है कि मुक्त पुरुष अनुबंधिक इन शुभ और अशुभ परिणाम वाले कर्म नहीं करते क्योंकि वे कामना रहित होते हैं और वचन से सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसको शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार फल मिलता है। ये होता है अधिकरण का मतलब। क्वेश्चन आता है ना भाई, कोटेशन याद हो तो ठीक है, वरना हिंदी कर लेना इसकी। जो अभ्युपगम होता है नेक्स्ट वाला इसमें ये बता, इसका एग्जाम्पल पढ़ो रे, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कभी द्रव्य को पदार्थ मान कर कहेंगे, कभी गुण को। अभी इसमें ये बता रखा है, कभी तो जो आचार्य है ना, कभी तो बोलेंगे कि भाई ये द्रव्य इसमें प्रदान है इस कारण से ये चीज़ हो रही है, और कभी बताएंगे कि ये गुण प्रदान है इस कारण से ये कर्म हो रहा है। ये वाली चीज़ है ना भाई, इसको ऐसे समझो। इसका अगर अपन बात करें, टॉपिक ये इम्पोर्टेंट नहीं इतना, कि आयुर्वेद में महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन और उसका महत्व। इसमें ये वाली चीज़ एक बार देख लेना भाई, पंचमहाभूत सिद्धांत या त्रिदोष सिद्धांत हो गया, सब धातु सिद्धांत हो गया, षड्रस सिद्धांत हो गया, सुरते, इम्पोर्टेंट नहीं है। पंचमहाभूत थ्योरी इम्पोर्टेंट है, देखना क्या क्या होता है। तुम्हें सबको ही पता है पंचमहाभूत क्या क्या होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सारे सब चीज़ों को पंचमहाभूत कहा रखा है इतना। अब क्या होता है भूत, ठीक है, पंचमहाभूत के अंदर भूत की व्याख्या करना बहुत है। ये भी क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन आता है या मल्टीपल चॉइस में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें अपन क्या होता है कि जो बाह्य इंद्रिया होती है, यहाँ पर है ना भाई, बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो सकने वाले शब्दाति विषयों विशेष गुण जिसमें भूत होते हैं, जैसे श्रोत्र इंद्रिय के कारण शब्द होता है, स्पर्श के अंदर स्पर्श होता है, चक्षु इंद्रिय के अंदर रूप होता है, रस इंद्रिय के कारण रस होता है। ये वाली चीज़ों को भूत होता है ना भाई। भूत और महाभूत दोनों सब पर्यावाचक होते हैं। अब ये इन्होंने बहुत सारी स्टोरी दे रखी है, इतने पढ़ने वाली चीज़ है नहीं भाई, है ना। ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ से बनेगा, पंचमहाभूत सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, अगर बड़ा टीचर बनाएगा तो। उन्होंने ये लिखा है
कि गर्भ उत्पत्ति में पंचमभूत सिद्धांत। ये तुम्हें याद, कोटेशन याद करना, तुम्हें एनाटॉमी में भी तुम्हारे काम आएगा और यहाँ भी इम्पोर्टेंट है कि तम चेतना अवस्थितम वायुर्विभजन्ति तेज एनम बस्ती। सुश्रुत का कोटेशन है गर्भ की परिभाषा के अकॉर्डिंग कि शुक्र शोणित के सेवन के बाद चेतना अवस्थित हो जाने के पश्चात वायु के द्वारा विभाजित होती है, अग्नि के पाक क्रिया होती है, आप या जल से क्लेद क्रिया होती है, पृथ्वी के द्वारा संयन क्रिया होती है और विभजन। ये वाला है ना भाई, त्रिदोष और पंचमहाभूत सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन आता है। त्रिदोष जो होता है वायु और आकाश महाभूत से उत्पन्न होता है। अब ये तुम्हें ना पित्त अग्नि महाभूत से और कप की उत्पत्ति जल, और ये सिद्धांत याद करना भाई, तुम्हारे ना पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी आएगा और ऐसे भी तुम्हें वाइवा में भी पूछे जाते हैं। षड्रस का और पंचमहाभूत का क्या रिलेशनशिप है, ये भी तुम्हें देखना है। जैसे मधुर रस होता है जिसके अंदर महाभूत होता है पृथ्वी और जल, कटु रस होता है इसमें और अग्नि और वायु उसमें महाभूत होता है। अम्ल रस के अंदर पृथ्वी और अग्नि उसका महाभूत होता है और तिक्त रस के अंदर वायु और आकाश होता है। उसके बाद अपन देखें कि लवण रस के अंदर जो होता है वो अग्नि और जल महाभूत होता है, और रस के अंदर अगर कसाय की बात करें तो पृथ्वी और वायु होती है। बस ये चीज़ें याद करनी। इसके अलावा अगर तुम ज़्यादा ही डीप में थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहो तो ये वाली अगर सांडी नहीं भी पढ़ो तो भी चल जाएगा तुम्हारा एक बार का। त्रिदोष सिद्धांत क्या होता है, वैसे क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है त्रिदोष सिद्धांत क्या होता है बताइए, बस हल्का फुल्का थोड़ा पता होना चाहिए क्या होता है। देखते हैं कि रचना शरीर के जो मूल कारण होता है वो पंचमहाभूत होता है, और क्रिया शरीर का मूल कारण क्या होता है, त्रिदोष होता है, ये पता होनी चाहिए। अब त्रिदोषों की क्रियात्मक भूमिका जीवन के आरंभ से मृत्यु तक चलती रहती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है जिस तरह सृष्टि के पोषण, शोषण और प्रेरण का कार्य सोम सूर्य वायु करते हैं, उसी प्रकार जो शरीर का पोषण है, शोषण है, इन सब का कार्य वात पित्त कब करते हैं, बस है ना, ये पता होना चाहिए। अब वात पित्त कब का इतना बड़ा ढिंडोरा पीट दिया तो फिर उन्होंने इनके क्रम भी पता होना चाहिए कि त्रिदोष में प्राकृतिक कार्य बता रखा है। प्राकृतिक कार्य होता है कि जो इनके कार्य याद करने, ये वाला कोटेशन तुम सब लोगों को याद होना बहुत ज़रूरी है भाई। वात पित्त और कफ के क्रम, गुण, ये सारी चीज़ें है ना तुम्हें याद करना है। समझा देता हूँ इसमें कि वात के क्रम क्या क्या होता है। मेनली उत्साह होता है, श्वास होता है, प्रश्वास होता है, चेष्टा पुरुष आदि वेगों को प्रवृत्ति, रस आदि धातु की उचित गति और इंद्रियों की सामर्थ्य के अनुग्रहित करता है। समझ रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद बता रखा है पित्त के गुण। ये तुम लोगों को पढ़ भी रखा होगा तो अच्छी बात है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो एक बार वापस इसको देख लेना वीडियो को, तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके अलावा अपन देखते हैं जो पित्त के कार्य बता रखे हैं। पित्त जो क्रम चीज़ें आएगी ना भाई वो सारी पित्त में आएगी। पंक्ति उष्मा दर्शन शुद्ध तृष्णा रुचि कांति मेधा धी, धी का मतलब होता है बुद्धि, शौर्य शरीर में वृद्धता लाने की कार्य जो होते हैं पित्त के द्वारा होता है। कब की अपन देखे जो दृढ़ता और स्निग्धता लाने का काम करेगा ना भाई वो कब करेगा। हो गया। क्वेश्चन एक और बनता है त्रिदोष सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। उपयोगिता वही है बता रखी है, कुछ नहीं तो है नहीं। अब क्या है देखते हैं कि सभी रोगों के मूल कारण वात पित्त कफ ही होते हैं। जितने भी रोग हुए और जितनी भी व्याधि होगी वो वातादि दोषों से ही होगी। रुक्सादि लक्षण इनके दिखाई देंगे, वात पित्त का वाले लक्षण, ये वाली चीज़ें तुम्हें लिखना है। उन्होंने दूसरे को लिखा लाइन में ये लिखा है कि शुक्र शोणित का संयोग के समय जिस दोष का बल ज़्यादा होगा उसके अनुसार उसकी प्रकृति होगी बच्चे की। नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट लिखा है कि रोगों की साधे असाध्य दोषों के बल और अबल पर डिपेंड करती है कि रोग कौन सा ठीक होगा जल्दी, कौन सा बाद में ठीक होगा। अब रोगों की चिकित्सा का आधार भी दोषों का जो बल ज़्यादा प्रबल होगा उसकी चिकित्सा पहले करेंगे। षड्रस सिद्धांत वही है। अब ये वाला एक बार है ना रीड करना है, क्वेश्चन नहीं आता है इतना इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एक बार रीड जरूर करना है। भद्रकाप्य ने एक रस बताया वो भी जल, साकुत्य ब्राह्मण ने 2 बता रखे, मुदगल्य ने 3 बता रखे, कौशिक ने 4 बताए, वृद्धाज ने 5 बता रखे, वायुविद ने 6 बता रखे, विदय ने 7 बता रखे। वो 6 अलग है ना भाई, ये वाले याद मत करना वायुविद वाले, वरना लंका लग जाएगी तुम्हारे। इसी तरह जैसे कांकेन ने असंख्य बता रखे। क्वेश्चन ये आता है तुम्हारे पीजी में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य काके ने कितने रस बता रखे, तुम्हें असंख्य लिखना है ना भाई। तुम्हें ऐसे 1 2 3 मत कुछ तुका मत मारना थोड़ा, बाकी नंबरिंग तो है ही है, इसमें असंख्य है। इसके बाद अपन देखें, थोड़ा वीडियो लेंथ ही बनेगा लेकिन यार
बनाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर लेंथी भी है। उसके बाद अपन डिटेल में थोड़ी देखें कि मैंने ये इंडेक्स तो पहले तुम्हें बता ही दी। अब मधु रस के काम देखें क्या क्या करता है ना। अलग अलग रस के काम देखेंगे कि मधु रस जन्म से ही सात्विक होने के कारण रसदी धातुओं का पोषण करता है। जैसे छोटे बच्चे में, व्रत में, सन, शीत, केस, इंद्रिया, ओजस के लिए हितकारी होता है। ठीक है। अम्ल रस के काम देखते हैं। अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, स्निग्ध करता है, हृदय के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, पाचक होता है, रोचक होता है और उष्ण वीर्य वाला होता है। ये पता होना चाहिए चीज़ें, है ना। नेक्स्ट उन्होंने बोला लवण रस के काम बता रखा है। लवण रस जो होता है स्तंभन का काम करता है, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है और स्नेह करने का काम करता है, शोधन करने का भी काम करता है, रुचिकारक मतलब खाने में भूख बढ़ाएगा। कटु रस के काम देखे। कटु रस वाला है गल रोग में, कुष्ठ रोग में, अल्सर में, ये चीज़ें याद करनी है। और ओडिमा सूजन जिसको शोध बोला है उसको नष्ट करने में काम करता है। इसके अलावा मुख, नासा, नेत्र, सिर का शोधन भी करता है और ये कफ का नाश करने वाला था कटु रस। तिक्त रस देखे अपन, तिक्त रस ये होता है अरुचिकर होता है भाई, तीखा, परंतु अरुचि को नष्ट करता है। अगर अरुचिकारक भी होता है लेकिन जो अगर खाने में मन नहीं लग रहा है, मतलब मन नहीं हो, तो भी ये वापस मन लाने की कोशिश करे। इसके अलावा अपन देखें कसाय रस है ना। कसाय रस ये होता है कि त्वचा के लिए बढ़िया होता है, इम्पोर्टेंट है। पित्त और कफ का समन करने वाला होता है, हिलाइन है ना। और रक्त को साफ करने वाला होता है। रक्त साफ होगा देखें तुम्हारी वैसे ही बढ़िया दिखेगी। सॉरी। नेक्स्ट उन्होंने बता रखा है षड रस सिद्धांत की उपयोगिता। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी एक बार थोड़ा सा आँख घुमा लेना, क्या इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में तो नहीं पूछा है। ये वाला देखो भाई, तुम्हारे ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है, फिजियोलॉजी तुम अच्छे से करोगे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा तुम्हें हिंट दे देता हूँ। शीर्षदत्ती न्याय, केदारीकुल न्याय और खले कपोत। शीर्षदत्ती न्याय के अंदर क्या होता है समझ रहे हो। एग्जाम्पल से समझ, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, इतना बड़ा फिर वीडियो ज़्यादा ही बड़ा बन जाएगा। कोई चीज़ जैसे दूध है, दूध से चीज़ बनती है, उसको जमा के दही बनाओ, दही से बटर बनता है, बटर से घी बनता है। ये जो प्रोसेस होता है ना वो शीर्षदत्ती एक से बढ़कर एक प्रोसेस होता है। ऐसे चीज़ को अपन जो शीर्षदत्ती न्याय के अंदर रखा है। दूसरा उन्होंने केदारीकुल्य का न्याय ये होता है, जो खेत होता है ना भाई, समझा था तो चिचित नाली का पानी जो है समीप वाले खेत में पहले पहुंचेगा, उसके बाद जो दूर वाला खेत होगा ना उसमें बाद में पानी जाएगा। ये चीज़ है इसमें, ये बता रखा है कहानी में पूरी में। क्योंकि ज़्यादा इतना तुम्हारे पास टाइम भी नहीं होगा, जो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी बढ़ जाएगा। खले कपोत में ये होता है कि जो पास होगा ना वो जल्दी खाना खाने के लिए आएगा और जो दूर होगा उसको खाना लेट मिलेगा। ये चीज़ है। लोक पुरुष साम्य की बात करें, ये भी फिजियोलॉजी का टॉपिक इसमें नहीं आता, पदार्थ विकार में क्वेश्चन इससे बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ें याद करनी है तुम्हें। लोकगत भाव क्या होता है, पुरुषगत भाव क्या होता है। जैसे पृथ्वी लोकगत भाव हो गया तो पुरुषगत भाव के अंदर उसको मूर्ति कहेंगे। आप का मतलब क्लेद, अग्नि मतलब संताप, ऐसी चीज़ें है ना। इसके अलावा अपन देखें कोई टॉपिक जो बच जाएगा भाई, मैं कुछ बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है ना भाई। अब इन्होंने जो ऐसे लास्ट में ये क्वेश्चन दे रखे हैं वही है, सारांश बता दिया उन्होंने। इसके अलावा कुछ नया कोई क्वेश्चन तो है नहीं। दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, इससे बढ़िया है। अब एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ तुम्हें, क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा बताना भी, है ना। ये वाला कोटेशन तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई। फिजियोलॉजी में चाहे याद करो या यहाँ करो। यावंतो ही लोके मूर्ति मंतो बा विशेष यावंत पुरुषे यावंत पुरुषे तावंतो लोके इति। चरक का सारे स्थान का 4 नंबर चैप्टर का है ना भाई, याद करना है तुम्हें, कैसे भी करो, सरटो या कैसे भी करो। वैदिक रूपानी सिद्धांत जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। गुरु वैदित होती है, लघु वैदित होती है, दो चीज़ें याद कर लेना। गुरु वाली जो होती है बड़ी वैद्य होती है, जो आसानी से ठीक नहीं होती है। लघु वैद्य जो होती है वो स्मॉल वैद्य होती है और आसानी से ठीक हो जाती है। बस इतना तुम कर लोगे सफिशिएंट है। और बाकी भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो ना भाई, तो तुम अपने दोस्तों को, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले हैं ना, उनको शेयर करो। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे तुम मैसेज कर सकते हो, पर्सनली भी कर सकते हो। ठीक है, और बाकी सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। और तुम्हारे पदार्थ विज्ञान के अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो भाई सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, समझ रहे हो। थैंक यू।